नमस्कार साथियों, क्लास 10th एमपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो त्रैमासिक परीक्षा है वो 18 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ पर आपका जो विज्ञान का पेपर है वो यहाँ पर आपका 20 सितंबर को आपका विज्ञान का पेपर होगा। तो इसीलिए हम जल्दी आप लोगों के लिए विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैंने अलग से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर रखे हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो इससे बार आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। इसकी हम 100% की गारंटी लेते हैं। जब आप इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें। तो हम लोग अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब कि रासायनिक परिवर्तन है। ये इसका कहने का मतलब है कि कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर ये आपको बताना है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन है? एलपीजी का दहन, ये यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है। और यहाँ पर कह रहा है उबलते पानी से जलवाष्प बनाना, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलकर जल बन जाना, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर एलपीजी का दहन वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से आपको यहाँ पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की डिफिनीशन भी आपको तैयार कर लेनी है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है उनको हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, मतलब का कौन यहाँ पर क्रिया भौतिक परिवर्तन की, इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर सभी जानते हैं लोहे में जंग लगना ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पकना ये भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। और यहाँ पर बर्फ का पिघलना ये हमारी भौतिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सा वाला करेक्ट हो जाएगा। कागज़ का जलना भी हमारा एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बर्फ का पिघलना। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम लोग अभिकारक के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, वसा को वसीय अम्ल में कौन सा विकर परिवर्तित करता है। विकर का मतलब होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। कौन एंजाइम परिवर्तित करता है? तो वो हमारा एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज एंजाइम। इसको भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस भी शब्द के लास्ट में ए जाएगा तो वो हमेशा आप ध्यान रखना वसा का पाचक होगा। क्या होगा? वसा का पाचक होगा। और जिस भी शब्द के लास्ट में सिन आएगा जैसे कि पेप्सिन, तो पेप्सिन जो हमारा एंजाइम है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया हमारी अपचयन होती। कैसी होती? अपचयन होती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, यदि लार में
यदि लार में लारे एमाइलेज का प्रभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो कौन सी घटना प्रभावित होगी? स्टार्च का यहाँ पर जो होता है वो शर्करा में परिवर्तन नहीं हो पाएगा, मतलब कि विखंडन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट होगा। स्टार्च का शर्करा में विखंडन का प्रभावित हो जाएगी ये घटना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बा वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस का यहाँ पर पित्त रस प्राप्त करता है? तो कौन सा भाग है यकृत का जहाँ से यहाँ पर पित्त रस प्राप्त होता है? तो यहाँ पर कौन सा होगा? यकृत का छोटी आंत। कौन सा? छोटी आंत का भाग है जहाँ से पित्त रस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण किस भाग से होता है? तो यहाँ पर कह रहा है HCl अम्ल का जो स्रावण है कहाँ से होता है? तो सभी लोग जानते हैं आमाशय में। कहाँ पर? आमाशय में HCl अम्ल का स्रावण होता है, आमाशय में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक कौन से होते हैं? उनको हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम के नाम से जानते हैं। जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं उनको एकदम लुगदी ऐसा बना देना, तो उसको कौन करता है? एंजाइम कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है पर्ण मीन्स होता है पत्ता। तो यहाँ पर कह रहा है पर्णरंध्र खुलने और बंद होने की प्रक्रिया निम्नलिखित पर निर्भर करती है, मतलब कि किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? गार्ड कोशिका में जल की मात्रा। गार्ड कोशिका में जल की मात्रा पर निर्भर करती है कि पत्ता कब खुलेगा, कब बंद होगा। जैसे कि ये आपका यहाँ पर लीव है, मैं बना देता हूँ। ये जैसे कि आपका एक लीफ है, मैं इसको फ्रेश बनाता हूँ फिर से। जैसे कि आपका यहाँ पर ये लीफ मैंने बना दी, ये आपकी लीफ हो गई। तो ये आपकी जैसे कि मैंने ये लीफ बनाई, तो जैसे कि आपकी यहाँ पर अगर यहाँ पर पत्ती में पेड़ से ज़्यादा पानी आ जाता है तो यहाँ पर ये पर्णरंध्र खुल जाते हैं और अधिक पानी को बाष्पोत्सर्जन कर देते हैं। अगर यहाँ पर इसको प्रकाश की मात्रा भोजन वगैरह बनानी होती है तो भी ये पर्णरंध्र को खोल लेता है और प्रकाश को ले लेता है, इसके बाद तुरंत बंद कर देता है। तो ये क्रिया कौन करती है? गार्ड कोशिका में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? CO2 भी बहुत ही आवश्यक है, प्रकाश भी आवश्यक है, पानी भी आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं, बल्कि ऑक्सीजन तो उत्पाद के रूप में निकलती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र क्या कहलाते हैं? तो अभी मैंने बताया था पत्ती की जो सतह होती है उस पर कौन से छिद्र पाए जाते हैं? स्टोमेटा के छिद्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर आ वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो यहाँ पर आपको बताना कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है हमारी वो पौधे के किस भाग में होती है? तो वो पौधे के यहाँ पर पत्तियों वाले भाग में होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, पत्ती वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आहार नली का वह भाग जहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। तो जब मुख गुहा से यहाँ पर खाना नीचे आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसिका कहते हैं। जहाँ पर कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है उसको हम लोग ग्रसिका के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है। तो लंबा भाग हमारा छोटी आंत होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सूक्ष्म रोम का कार्य होता है।
तो सूक्ष्म ब्रोम का कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर सतही कुछ जैसे कि सूक्ष्म ब्रोम क्या होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे से ऐसे होते हैं, ऐसे करके ये यहाँ पर आपकी संरचना हृदय की जहाँ पर कोशिका में पाई जाती है, छोटे छोटे छिद्र ऐसे होते हैं। तो वहाँ पर इसका मतलब होता है कि सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और भोजन का अवशोषण भी यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोनों हमारे सही हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है श्वसन प्रक्रिया है। श्वसन हमारी प्रक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है। तो कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति आती है। इन आप सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति को याद करेंगे, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इनको कृपया करके ना भूलें, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। इसमें मैंने वही रखे जो कि आपकी लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप इन सभी को तैयार करेंगे, जो आपको नहीं आएगा वो आपको हम सारे के सारे यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है पाप ध्वनि से जलने वाली गैस है। तो जब वो ऐसी कौन सी गैस है जब उसको हम लोग बर्न करते हैं तो उसमें पाप पाप की आवाज़ आती है? तो वो हमारी गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है, जिससे पाप की आवाज़ आती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हमारे शरीर में कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, श्वसन। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवों में सड़ने का कारण बन जाता है। तो क्या बन जाता है कारण? जीवाणु उसको सड़ा देता है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जीवाणु। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है दीवारों पर सफेदी करने के दो तीन दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा निर्माण के कारण होता है। तो क्या कारण होता है? तो कैल्शियम के कारण चमक आ जाती है, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के कारण चमक आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, पूरा नाम लिख दे रहे, कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे क्या भरा जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण के कारण होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर हमारा यही बात भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक का विकर का नाम बताइए। तो आमाशय से जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है उसका नाम क्या होता है? विकर माने ही एंजाइम होता है। ये आपको मैंने बताया था, MCQ में बताया था। तो यहाँ पर एंजाइम कहते हैं विकर को। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है आमाशय से निकलता है जो प्रोटीन पाचक होता है? हम लोग उसको पेप्सिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पेप्सिन के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आग्नेयाशय से निकलने वाले प्रोटीन विकर का नाम बताइए। तो आग्नेयाशय से कौन निकलता है? आग्नेयाशय से हमारा निकलता है ट्रिप्सिन। कौन निकलता है? ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है, जो कि यहाँ पर प्रोटीन का पाचक होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन होता है। तो पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आग्नेयाशय से निकलने वाले वसा पाचक एंजाइम का नाम बताइए। तो वसा पाचक एंजाइम का नाम क्या होगा हमारा? लाइपेज। क्या होगा? लाइपेज। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली गैस चूने को दूधिया कर देती है। तो निकलने वाली कौन सी गैस है हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या
कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी? 3। इसके बाद नेक्स्ट, कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा होती है, तो उसको हम लोग एटीपी के नाम से जानते हैं। एटीपी के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है, तो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में विखंडन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? एरोबिक श्वसन। क्या कहलाता है? इसको आप ध्यान रखेंगे। एरोबिक श्वसन क्या कहलाता है? एरोबिक श्वसन कहलाता है। एरोबिक श्वसन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में गैस मुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? O2 गैस मुक्त होती है। पादपों में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? सभी लोग जानते हैं, फ्लोएम के द्वारा यहाँ पर पादपों में भोजन का संवहन होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो मानव शरीर में कौन होता है जो ऑक्सीजन को प्रत्येक भाग में पहुँचाता है? तो उसको हम लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, हीमोग्लोबिन। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि जलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग क्यों करते हैं? तो किस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं जलीय जीव? घुले हुए ऑक्सीजन। जो जल में ऑक्सीजन होती है उसको हम लोग घुली हुई ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कह रहा है सत्य और असत्य को यहाँ पर आपको जानना है, कौन सा हमारा सत्य है और कौन सा यहाँ पर हमारा असत्य है। तो यहाँ पर पहला कह रहा है संचारण की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र रासायनिक प्रक्रिया है, तो ये काफ़ी गलत है। संचारण जो क्रिया होती है वो काफ़ी धीमी धीमी होती है, काफ़ी धीमे धीमे होती है। जब आप जानते हैं किसी चीज़ पर जब जंग लगती है तो काफ़ी धीमे धीमे जंग लगती है, बहुत टाइम बाद वो पूरा उस पर जंग लग जाती है। तो पहला जो हमारा है ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का विघटन सिल्वर एवं क्लोराइड में हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है चांदी के आभूषण पर काली परत सिल्वर क्लोराइड की होती है, ये बिल्कुल गलत है। किसकी होती है? सिल्वर फॉस्फेट की होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सिल्वर फास्फाइड की होती है, सिल्वर फास्फाइड की होती है, जो कि हमारा ये गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गोल्जीय काय में पूर्ण होती है, तो गोल्जीय काय जो हमारा होता है मनुष्य में पाया जाता है, पौधों में नहीं पाया जाता, इसी कारण यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि एटीपी का जो पूरा नाम हमारा है अमीनोसिन डाइफॉस्फेट है, तो ये गलत है। एटीपी का नाम होता है अमीनो ट्राइफॉस्फेट होता है, डाई नहीं ट्राई होता है यहाँ पर, तो ये भी हमारा गलत है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मनुष्य का हृदय तीन कक्षीय होता है, ये भी बिल्कुल गलत है, 4 कक्षीय होता है। वायु कूपिकाएँ हृदय में पाई जाती हैं, ये बिल्कुल हमारा जो वायु कूपिकाएँ हैं ये हमारे यहाँ पर वायु कूपिकाएँ जो हैं हमारे हृदय में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। हृदय में वायु कूपिकाएँ हृदय में नहीं पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं? ये हमारे फेफड़ों में पाई जाती है, पर यहाँ पर क्या लिखा है? हृदय में पाई जाती हैं, जो कि हमारा ये गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 8वां क्वेश्चन कह रहा है आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रवृत्ति क्रिया कहलाती है, बिल्कुल सत्य वाक्य है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है संवेदन न्यूरॉन मनोरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुँचाती हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेग को मेरुरज्जु तक पहुँचाते हैं, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मस्तिष्क का सोचने वाला जो भाग है पश्च मस्तिष्क होता है, नहीं, यहाँ पर क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है,
ये भी हमारा गलत है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है। जो अनुमस्तिष्क होता है वो हमारे शरीर को संतुलन करता है। इस कार्य यहाँ पर लिखा पर नहीं, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक शब्दों में उत्तर देना है। तो यहाँ पर कह रहा है अभिकारक किसे कहते हैं? किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक कहते हैं। तो ये जो डिफिनीशन है आपको यहाँ पर एमसीक्यू में मैंने बताई थी, तो यहाँ पर आप इसकी मैंने प्रिपरेशन करवा दी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? ताकि उस पर जंग ना लग सके। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है संचारण के 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा लोहे पर जंग लगना, दूसरा हो जाएगा हमारा चांदी पर काली रंग की परत जमना। तो ये हमारे 2 काफ़ी फेमस हैं संचारण के उदाहरण। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? अभी मैंने बताया था किसकी होती है, सिल्वर फास्फाइड की होती है। किसकी होती है? सिल्वर फास्फाइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Ag2S। किसकी होती है? Ag2S, सिल्वर फास्फाइड की होती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिऑक्सीकारक का क्या उपयोग होता है? तो प्रतिऑक्सीकारक का यहाँ पर पूछ रहा है क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रतिऑक्सीकारक का क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा जो उपयोग होता है वो यहाँ पर होगा चिकित्सा विज्ञान में, और कहाँ पर होता है, और हमारा होता है यहाँ पर उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एटीपी का पूरा नाम क्या है? अभी बताया था अमीनो एडिनो क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट क्या हो जाएगा? ट्राईफॉस्फेट। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्या होता है जब हम बिना बुझे हुए चूने को जल में मिलाते हैं? तो यहाँ पर ऊष्मा के तेजी से बुलबुले उठने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसके दाएं और बाएं दोनों पक्षों में यहाँ पर परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है संयोजन अपक्रिया के लिए एक रासायनिक समीकरण लिखिए। तो संयोजन अपक्रिया के रासायनिक समीकरण का आप लिख लेंगे Mg+Cl2। तो ये हमारा हो जाएगा Mgcl2। तो ये हमारा एक संयोजन अपक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया के लिए उदाहरण लिखना है। तो वो हमारा हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो ये हमारा ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया बन जाएगी Ca+CO2। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पायरुविक अम्ल का कोशीय विखंडन कहाँ पर होता है? तो अभी बताया था मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मनुष्य के फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ पर होती है? तो गैसीय विनिमय कहाँ पर होती है? वायु कोष्ठका में। कहाँ पर होती है? वायु कोष्ठका में होती है। वायु कोष्ठका में होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम बताइए। तो हमारा कौन होता है? हीमोग्लोबिन। कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक का नाम बताइए। तो आपको मनुष्य में बताना है कौन सा तरल संयोजी ऊतक होता है। तो हमारा उस ऊतक कौन होता है? वो होता है रक्त। कौन होता है? रक्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। मानव उत्सर्जन की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन की क्रिया किस भाग में होती है? ये कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब ध्यान रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।
भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग से प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा से प्रारंभ होता है। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो वो हमारा लाइपेज होता है, जो कि कहाँ से निकलता है? जो कि हमारा अग्न्याशय से निकलता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो आप ध्यान रखेंगे पेप्सिन। क्या ध्यान रखेंगे? पेप्सिन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है, पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? तो आप ध्यान रखेंगे हरित वर्णक। कौन सा ध्यान रखेंगे? हरित वर्णक। अब ध्यान रखेंगे, इसको इंग्लिश बोलते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि रासायनिक समीकरणों में जलीय अवस्था को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? तो इसको हम लोग AQ के से प्रदर्शित करते हैं, AQ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, हृदय का कौन सा भाग शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों को रक्त प्रेषित करता है? तो इसको हम लोग जानते हैं हृदय का बायां वेंट्रिकल। किसे जानते हैं? हृदय का बायां वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। हृदय का बायां वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है, हृदय का बायां वेंट्रिकल। इसके बाद यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको मिल रहे हैं, ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है। जो आपको नहीं आ रहा है आप वो भी साथ साथ में तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो अपनी बुक से तैयार कर लें। यकीन मानो आपका इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आप उनको सभी प्रकार से तैयार कर लेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अभिकारक उत्पाद में अंतर बताना है आपको। तो आपको अभिकारक के बारे में लिखना है, उत्पाद के बारे में लिखना है। इसके बाद कह रहा है, अपोहन क्या होता है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अपक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं? जैसे कि जब कोई उत्पाद होता है तो यहाँ पर जो अपक्षेपण स्थिति में आता है उसको हम लोग अपक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद कह रहा है, ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया क्या कहते हैं? तो ऊष्मा जिस अपक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है तो हम लोग उसको ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ऊष्मा निकलती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या है? तो ऊष्मा जिस अपक्रिया को ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी से तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको तैयार करना है। द्विविस्थापन एवं विस्थापन अपक्रिया में अंतर लिखना है। ध्यान रहना है, अंतर हमेशा इधर डालना विस्थापन, इधर डालना द्विविस्थापन, तब आपको अंतर लिखना है। आप अगर ऐसे अंतर लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, प्रतिऑक्सीकारक का क्या उपयोग है? तो अभी बताया था, चिकित्सा के क्षेत्र में और यहाँ पर उद्योगों के क्षेत्र में भी प्रयोग होता है। यहाँ पर कह रहा है श्वसन की परिभाषा लिखिए। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जाइलम फ्लोएम में अंतर लिखिए, काफ़ी आसान है। जाइलम जल के लिए, फ्लोएम के लिए। ये थोड़े से लचीले होते हैं, ये थोड़े से कठोर होते हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। तो उत्सर्जन की आपको परिभाषा लिखनी है। मनुष्य में पाचन में लार की भूमिका क्या होती है? ये यहाँ पर मनुष्य में लार की भूमिका क्या होती है? जो हमारे मुख खाना खाते हैं कोई भी यहाँ पर कीटाणु वगैरह उसको मार देता है, और साथ साथ में यहाँ पर ये भोजन को लसीला बना देता है ताकि उसको निगलने में आसानी रहे। तो ये आप दो यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं। अभिकारक उत्पाद में आपको अंतर बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, दैनिक जीवन में आपको संरक्षण के कोई दो एग्जाम्पल देने हैं। तो अभी मैंने बताया था, लोहे में जंग लगना और चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है? इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में आपको परिभाषा लिखनी है। इसके बाद सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये काफ़ी क्रियाशील होता है। अगर ये वायु के संपर्क में आ जाता है तो ये फटाक से क्रिया कर लेता है और जलने लगता है। इसी कारण यहाँ पर इसको
मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रिबन पर क्यों साफ हो जाता है? तो यहाँ पर कह रहा है अगर वायु को हम जलाएंगे तो मैग्नीशियम रिबन क्यों यहाँ पर साफ हो जाती है? क्योंकि जो वायु होती है वो मैग्नीशियम के यहाँ पर क्रिया कर लेती है, उसको वहाँ पर ढील देती है, इस कारण ये साफ हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? जिस अपक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होता है उसको हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आपको इसका एक एग्जाम्पल भी देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में इसलिए रखा जाता है, अगर ये प्रकाश के संपर्क में आ जाता है तो ये क्रिया इसमें एक्टिविटी हो जाने लगती है, जिस कारण इसमें क्रिया होने लगती है। इस कारण प्रकाश से बचने के इसको गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से आपके लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्नों को अच्छे प्रकार से तैयार करना है। जो भी आपको यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न आपको क्वेश्चन दिखेंगे, आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न दिखें, आप इनको सभी को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अभी तक आपके जितने भी त्रैमासिक परीक्षाएं हुई हैं उनसे भी मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं, ताकि यहाँ पर आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा आप उसको ज़रूर तैयार करें, उसको हल्के में ना लें कि हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके नंबर आएंगे, वरना आपके नंबर नहीं आएंगे। थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें इस नंबर पर, कोई भी क्वेश्चन आपको जो नहीं आ रहा है आप हमें इस नंबर पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको यहाँ पर हम बता देंगे। इस नंबर आपको कांटेक्ट करना है। जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आ रहा हो उसे आप लोग मुझसे पूछ लेना है, पर यहाँ ध्यान रखना है उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मुझे अवश्य भेजें। तो यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का एमपी बोर्ड का त्रैमासिक का पेपर, जिसे आप लोग जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए इनको आप सभी अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।